चलिए गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7.3 जो कि है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम एक बॉडी है, उस पूरे बॉडी के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसी की मैथमेटिक्स और उसी की थ्योरी जानना चाहते हैं। कहता है equipped with the definition of center of mass, we are now in a position to discuss its physical importance for a system of n particles. Physical importance में हम कभी इंटरेस्टेड नहीं होते। कहता है m into r is equal to कुछ summation of differentiating। हाँ, वो जो कह रहा है वो ये है, जैसे r center of mass is equal to m1 r1 plus m2 r2, ऐसे इतने ही दो ही लिख लेता हूँ मैं। चलो प्लस एम एन आर है ना, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस n। ऐसे आया था ना, xcm कुछ लिखा था, फिर ycm लिखा था, फिर rcm लिखा था। तो पहले पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर ये है, r1 पोजीशन वेक्टर है, r2 rn पोजीशन वेक्टर है, rcm अगर डायरेक्टली मैं इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि पोजीशन वेक्टर्स of two masses 2 kg and 3 kg are as follows. are as vector r1 was there 2i plus 3j और vector r2 was there 5i minus 4k, ऐसा दिया। तो कहता है find the position vector of center of mass। find the position vector of center of mass। ये एक अलग ही चीज है। वैसे ये वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r2 है, और यहाँ पे ये वेक्टर आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा। इसको मैं अलग से और बना देता हूँ क्लियर। मुझे जानकारी जब पोजीशन वेक्टर के रूप में दी गई, भाई xcm हमने निकाला, ycm निकाला, तो ये अगर ये xcm, ये इतना xcm है और इतना ycm है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xcm, ycm है, और ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर, ये rcm है। तो rcm is equal to xcm I cap plus ycm j cap होता ही। ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मुझे डायरेक्टली हर मास के पोजीशन वेक्टर दे दिए गए, अगर मुझे हर मास के पोजीशन वेक्टर दे दिए गए, तो मैं पूरे सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है उसका भी पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट निकाल सकता। ये बात मुझे भी ज्यादा समझ में आई है या नहीं आई है, पर मेरा सवाल जरूर बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर मैं आंसर जरूर निकाल सकता हूँ कि RCM is equal to m1 into r1 into i plus 3j plus m2 जो कि है 3kg और r2 जो कि है 5i minus 4k अपॉन m1 plus m2 यानी 5। न्यूमेरिकल मेरा हो गया। क्या मैंने किया ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरा न्यूमेरिकल हो गया। अगर मुझे वेक्टर r1 दिया और वेक्टर r2 दिया है और m1 और m2 दिया है, तो मैं इस फॉर्मूले से मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ। ये एक मास m1 है और ये डायरेक्टली इसका पोजीशन वेक्टर मुझे r1 दिया है। ये मास m2 है और ये डायरेक्टली इसका मुझे पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर देने का ये तरीका है, ये उसका x है और ये उसका y है, या ये उसका x है और ये उसका z है। तो ये m1 है, ये m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये है तो बढ़िया तरीका। हाँ, आप इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे और इस क्वेश्चन पे 5 स्टार दे सकते हैं। इतना ही सीखना है आपको, बस ये अगर सवाल आप कर सकते हैं तो पेपर में आपका काम हो जाएगा। टॉपिक में, थ्योरी में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, अगर आप ये सवाल कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
आपको मासेस दिए हैं और पोजीशन वेक्टर दिए हैं, और फाइनली भी पोजीशन वेक्टर ही मांगा है। तो एक्चुअली आपको ये मास दिया है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, ये मास दिया है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स नहीं मांगे हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट निकल आएगा। अभी तो खैर वो ये पढ़ा ही नहीं रहा, डायरेक्टली तो वो ये पढ़ा ही नहीं रहा। तो पहले तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमारे को यही हेडिंग देनी थी। इस फॉर्मूले के पहले आप हेडिंग दे दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस फॉर्मूले के पहले मोशन ऑफ सेंटर मास आप हेडिंग आपको कॉपी में लिखनी है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसके पहले सबसे पहले उसके बाद लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसमें केवल बस ये आप फॉर्मूला देख लीजिए और ये न्यूमेरिकल एक रिवाइज कर लीजिए, हो गया। अगर डायरेक्ट इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल जो है वही पेपर में आएगा। फिलहाल 23, 24 तक भी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें डायरेक्ट एप्लीकेशन जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं एनसीईआरटी में उनकी सिर्फ वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने वाले एग्जाम। डायरेक्ट एप्लीकेशन, नो एडिशनल ट्विस्ट्स, नो आईक्यू रिक्वायर्ड। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जिनमें आपको सोच के पहले उसकी इक्वेशन बनानी हो फिर उसे सॉल्व करना। वो क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं, और 12 सितंबर 21 को थोड़ा प्रिटी क्लियर हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। एंड आई एक्सपेक्ट, आई होप एटलीस्ट कि उसके बाद लोगों के पढ़ाने के पैटर्न में कुछ चेंज आए। डायरेक्ट एप्लीकेशन, superficial knowledge, these are the keywords. Direct application of the formula given in NCERT नहीं, अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं आया है। और फिर आप इसी तरह दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आरसीएफ का जो फॉर्मूला कुछ है आपके पास, m1 r1, मैं इसे वही पार्टिकल तक लिखता हूं। m2 r2 आगे मैं जा तो सकता हूं, तो मैं वही पार्टिकल तक लिखता हूं। अब मेरे को वेलोसिटी पे जाना है, तो वेलोसिटी तो होती है dr/dt। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ddt ऑफ r सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो m1 dr1/dt आ जाएगा प्लस m2 dr2/dt आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसलिए फिर हमारे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला, फिर से पास्कल वाला फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला 5 स्टार का है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिल सकता है कि m1 है 2 kg, v1 है 2i प्लस 3j, फिर m2 है 5 kg और v2 है 3i माइनस 2j। और कहेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, m1 को यहाँ डाल दो, v1 को यहाँ डाल दो, ऑलरेडी i और j फॉर्म में है ही, ये वेक्टर फॉर्म में है ही, m2 को यहाँ डाल दो और v2 को यहाँ डाल दो। इसको आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू। ये फॉर्मूला अगर आपको, अगर कहता है ये डेटा दिया है और कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, और अगर आपको समझ में आता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो बस फिर कोई प्रॉब्लम बचेगी। इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही करना है ना, केवल सिर्फ ये सवाल नीट 23 में आने वाले हैं, जेई मेन 23 में सिर्फ यही सवाल आने वाले हैं। जेई मेन की बात करें तो हद से हद वो 2 टॉपिक को मिला देंगे, 2 चैप्टर को मिला के उसमें एक क्वेश्चन बना देंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर 2 पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और एक पार्टिकल चल रहा है और दूसरा पार्टिकल भी चल रहा है, तो जहां भी उनका सेंटर आता होगा शायद वो भी साथ साथ चलेगा। सेंटर ऑफ मास, अगर ये एक पार्टिकल और एक पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट, ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट, center of mass is an imaginary point. But if the two masses which constitute a system, but if the two masses which constitute the system, but if the two masses which constitute the system are moving, but if the two masses which constitute the system are moving, then their center of mass
must also be moving. जब दोनों चल रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा। दोनों चल रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा। ये लाइन फिर मैंने अपनी तरफ से लिखवा दी। आपको अभी तो यही समझ में आना है कि मैंने r1 दे दिया पोजीशन वेक्टर और m1 दे दिया और m2 दे दिया और r2 दे दिया पोजीशन वेक्टर, और कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये समरी में आपको लिखना है, ये शॉर्ट नोट्स पे लिखना है। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछूं तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2, खत्म। अब तीसरी बात आप लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तो dv by dt होता है, तो acm इसको d dt of vcm is d dt of vcm है m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। मैं दो ही पार्टिकल के लिए कर रहा हूँ। तो मास, ये मैं अगर इसको एक मिनट ऐसे ही ओपन करूं तो ये ऐसा बनेगा, dt of m1 v1 plus dt of m2 v2। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दिया, इसको कॉमन बाहर ले आया, dt इस पे दे दिया और dt इस पे दे दिया। जो भी कांस्टेंट चीजें होती हैं वो तो बाहर आ जाती है, खाली वेरिएबल्स ब्रैकेट के अंदर रहती है। ये हो जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस डिफरेंशिएशन में से भी तुम m1 को बाहर ले आओ, m1 को बाहर ले आओ और ये हो गया dv1 by dt। फिर m2 को बाहर ले आओ और ये हो गया ddt of v2। ये तो 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया। अच्छा, dv by dt होता है एक्सेलरेशन, ये हो गया m1 a1 प्लस m2 a2, उसमें भी हो गया कंप्लीट फार्मूला, खत्म बात। ये हो गया 5 स्टेप वाला फार्मूला। इसको जरूर मैं इसी के नीचे लिख दूं तो अच्छा है। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी 5 स्टेप वाला फार्मूला है। आपसे केवल इतना एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं दे दूं a1 को वेक्टर फॉर्म में और a2 को वेक्टर फॉर्म में और मासेस दे दूं और कहूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये फार्मूला लगेगा, खत्म। या तो r सेंटर ऑफ मास मांगेगा, या वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगेगा, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगेगा। और ये सारा कचरा दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कचरा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने इनमें सीखा तो सीखी तो फिजिक्स ही, सीखा तो उस डिफरेंशिएशन ही, डिफरेंशिएशन में ये बात रिवाइज की कि भाई जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन साइन के बाहर लाओ और सिर्फ वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करो। इस बात को लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका और भी है। अगर ये टोटल मास को इनटू a से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सिस्टम का टोटल मास है और ये शायद सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन है। तो ये टोटल m इनटू a हो गया, ये टोटल फोर्स हो गया। इसको लिखने का हमारा तरीका ये है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ठीक है भाई, अब सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन होगा कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन केवल तब हो सकता है जब पूरे सिस्टम के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काम करे। आप ऐसी हेडिंग कुछ दे सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Relation between external force and the acceleration of center of mass. External force and the acceleration of center of mass. ठीक है? तो अब मैं पहले तो मैं थ्योरी बताना चाहूंगा कि यार जब तक ये दो पार्टिकल हैं, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये भी मैं भी किसी वेलोसिटी से ये लोग जा रहे हैं, इसको मैंने कोई वेलोसिटी दे दी, इसको कोई वेलोसिटी दे दी, तो इस पे अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा ना,
तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, और सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे। ऐसे ही लिख दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, center of mass of a system can have acceleration. Center of mass of a system can have some acceleration. Only if some external force acts on the system. Only if some external force acts on the system. अगर बाहर से फोर्स काम करेगा तो भी एक्सेलरेशन होता है। ये तो हम न्यूटन लॉ के जमाने से जानते हैं। एक्सटर्नल फोर्स से ही एक्सेलरेशन पैदा होता है। इंटरनल फोर्स से कभी कोई मोशन ही नहीं पैदा होता। इंटरनल फोर्स से एक्सेलरेशन तो दूर की बात है। तो अगर मैं ACM का फॉर्मूला लिखता हूं तो m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये अपॉन 1 मान लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ये समेशन ऑफ m हो गया, पूरा मास हो गया सिस्टम का, इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। ऐसा टाइप का कुछ हो गया। और भी मासेस होते ये mn टाइप का हो जाता। तो ये टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ m यानी सिस्टम का टोटल मास, तो टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन है। ये टोटल फोर्स है, इसी को तो f एक्सटर्नल बोलूंगा। तो कभी अगर एक्सटर्नल फोर्स निकालना हुआ तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर ये सब हमने दिया है एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हो तो गया। ये वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ तो सकता है कि वो बोलेगा मास m1 में वेक्टर a1 इतना है, मास m2 में वेक्टर a2 इतना है, मास m3 में वेक्टर a3 इतना है, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स बताइए। दे तो सकता है, ठीक है, इसको भी हम 5 स्टार दे ही देते हैं। ये सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, तो पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स आप लगा रहे होगे वो हर एक के ऊपर नेट फोर्स जो लगे, ये पहले पार्टिकल पे फोर्स है, दूसरे पार्टिकल पे फोर्स है, इस तरह से। तो खैर ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को हम अलग से यही लिखना चाहेंगे कि F external is equal to total mass of the system, total mass of the system into acceleration of center of mass। इस पे भी ध्यान दे देते हैं, इस पे भी 4 स्टार दे देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इससे मुझे केवल एक फील आ रहा है, इससे फॉर्मूले को देख के मुझे एक फील आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे ही लगाया है, जहां सारा मास सिस्टम का रखा था। ऐसा ही मैं लिखवाना चाहूंगा। Acceleration of center of mass for calculation of external mass, for calculation of acceleration of center of mass, it should be assumed that entire mass of the system has been kept at the center of mass as a point mass। सिस्टम का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ये अज्यूम कर लीजिए
कि सारा का सारा मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे ही रखा है एज अ पॉइंट मास, एंड द एक्सटर्नल फोर्स is applied directly on अच्छी लाइन है, ये बढ़िया लाइन है। ऐसे लग रहा है जैसे कि थियोरी की लाइन है पर इसमें मैथमेटिक्स छुपी हुई है। अगर आपको फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको ये निकालना हो तो आप पहले तो ये मान लीजिए कि पूरे सिस्टम का जो भी मास है, तो पूरे सिस्टम का जो भी मास है हैज बीन केप्ट at the center of mass as a point mass, has been kept at the center of mass as a point mass, and the external force is applied directly on the center of mass. यही कुछ उसका मैसेज है। ये अच्छी बात है, बहुत ध्यान देने लायक है। मान लीजिए ये एक बॉडी है और वो कह रहा है कि इसमें मैं यहाँ फोर्स एफ लगा रहा हूँ, तो कहता है सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन निकालो। तो बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मान लेना चाहिए, इसमें मान लीजिए फोर्स ऐसा दिया, ये फोर्स दिया हुआ है, कहता है एक्सेलरेशन निकालो। तो इक्विवेलेंट पिक्चर क्या है कि आप ये मान लेना कि सेंटर ऑफ मास पे अगर इस बॉडी का मास m है तो सारा का सारा मास यहाँ रखा हुआ है और जो फोर्स f है वो डायरेक्टली यहाँ लगाया जा रहा है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका जितना भी मास है वो पूरा का पूरा इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो और जो भी फोर्स लगाया जा रहा है वो बॉडी पे लगाने के बजाय डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। बस ये बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखते हैं ये बात एनसीईआरटी में किस तरह कही गई है। आपकी अल्टीमेट रेफरेंस बुक शुड ओनली एंड ओनली बी एनसीईआरटी। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स अलग से दे दिए हैं जिसमें एनसीईआरटी की सारी काम की लाइनें लिख ली हैं, तो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें एनसीईआरटी में छूट जाएंगी और एनसीईआरटी डाइल्यूट हो जाएगी। बहुत हाई स्कोर तो आप नहीं कर पाएंगे। The reference book should only and only be NCERT. Initially NCERT में जो कचरा दिया है उसको अवॉइड करने के लिए किसी कोचिंग के नोट्स काम के हो सकते हैं, बट फाइनली एज यू अप्रोच द फाइनल एग्जाम आपको सिर्फ NCERT पढ़नी चाहिए। देखते हैं बात NCERT में किस तरह कही गई है। न्यूटन्स लॉ से उसने MA को ये सब बोल ही दिया है। वो कह रहा है कई फोर्सेस है, मान लीजिए F1 + F2 + F3 कई फोर्सेस हैं, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो m × a होगा। ये जो F है ये वेक्टर F1 + F2 + F3 कई फोर्सेस हो सकते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आप यहाँ सेंटर ऑफ मास पे ऐड करा देना। तो इक्वेशन 7.10 जो है वो मैं नहीं लिख रहा, ये एक इक्वेशन मेरे पीछे छूट जा रही है। तो मैं जो एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी सारी लाइनें जो एनसीईआरटी की मैं आपको आपके क्लास नोट्स में नहीं लिखवा पा रहा, कुछ लाइनें मेरी छूट रही हैं। मैं भी इम्पोर्टेंट चीजें ही आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ। तो कभी ना कभी एग्जाम के पहले एक बार या 2 बार या हो सके तो 3 बार आपको एनसीईआरटी भी डायरेक्ट पढ़नी चाहिए, ताकि कुछ लाइन अगर मुझसे छूट गई हो तो वो आप कवर कर लें। पूरा का पूरा तो मैं मैटर आपको नोट्स में नहीं लिखवा सकता, तो मैं जो भी नोट्स आपसे बनवा रहा हूँ वो ठीक है, वो थोड़ा सा सॉर्टेड, थोड़ा छटा हुआ मैटर है, रिफाइंड मैटर है, बट एनसीईआरटी तो आपकी डाइल्यूट हो गई, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्टीमेटली आपको रेफरेंस बुक आपकी सिर्फ एक होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, और वो है सिर्फ एनसीईआरटी। आप अगर दूसरे बोर्ड्स के भी हैं तो कायदे से एनसीईआरटी की रीडिंग तो आपको लगानी ही चाहिए। ट्रबलसम तो होता है, एनसीईआरटी पर इसी सिलेबस पर बेस्ड दूसरे बोर्ड्स ने भी बुक्स बनाई हैं, बट जिसमें से पेपर आता है वो दूसरे बोर्ड्स नहीं है, स्टेट बोर्ड या आईसीएसई वगैरह। वो एनसीईआरटी को आपको एक बार तो एग्जाम के पहले पढ़ना ही चाहिए। अगर आप फिजिक्स में 150 के ऊपर का स्कोर चाहते हैं तो 150 तक तो इस मैटर डाइल्यूटेड मैटर में से आ जाएगा। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो डाइल्यूटेड मैटर, और जो ओरिजिनल बाइबल है वो एनसीईआरटी। तो आपको देखना है कि डाइल्यूटेड मैटर ही आपके लिए काफी है और या फिर पूरा मैटर आपको चाहिए। कहता है खैर does the total mass of the system of particles times the acceleration, कहता है total mass of system of particles, system of particle में जो भी total mass है, total mass of system of particle times the acceleration of its center of mass is the vector sum of all the forces acting on the system of particles। इसने ये बात इस तरह से कही है कि m system into ACM
इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ये कह रहा है जो बात उसने उस स्टेटमेंट में कही है वो मैथमेटिकली इस तरह कही जाएगी। उस स्टेटमेंट को मैं भी दोबारा पढ़ लेता हूँ। कहता पूरे सिस्टम के जितने भी मासेस हैं उन सब का सम यानी पूरे सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये लाइन जो इसने थियरी में कही है, स्टेटमेंट के रूप में कही है, हमने उसे मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ कहा है और ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स का स्वरूप ही ज्यादा काम का है। फिर से पढ़ रहा हूँ ये लाइन। कहता है thus the total mass of a system of particles, ये total mass of a system of particles times the acceleration of the center of mass is the vector sum of all the forces acting on the system of particles। ये जो पैराग्राफ को इसने थ्योरी में कहा है हमने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट, कहता है नोट व्हेन वी टॉक ऑफ द फोर्स F1 on the first particle it is not a single force but the vector sum of all the forces acting on the first particle। ये बात जरूर डेफिनेटली काम की नहीं है। कहता है जब मैं खाली F1 भी कह रहा हूँ तो फर्स्ट पार्टिकल पे काम करने वाला एकमात्र फोर्स नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पार्टिकल पे ही 3-4 फोर्स काम कर रहे हैं, तो F1 पहले पार्टिकल पे काम करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। हाँ, ये लाइन डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड लाइन नहीं। कहता है नोट दैट व्हेन वी टॉक ऑफ द फोर्स F1 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इट इज नॉट अ सिंगल फोर्स बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। इसको आप जरूर कचरा मान सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। Likewise for the second particle etc। ठीक है, सेकंड पार्टिकल पे अगर फोर्स F2 आपने लिखा है M2 ये F2 लिखा है तो ये सेकंड पार्टिकल पे नेट फोर्स है, ये एक फोर्स नहीं। जितने भी फोर्सेस सेकंड पार्टिकल पे काम कर रहे हैं ये उन सब का रिजल्टेंट है। ओके, कहता among these forces on each particle there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces। अच्छी बात कर रहा है कि यार ये तुम जो F2 की बात कर रहे हो कि ये सेकंड पार्टिकल पे काम करने वाले सारे फोर्सेस हैं, इनमें से कुछ इंटरनल फोर्स होंगे और कुछ एक्सटर्नल फोर्स होंगे। कहता है among these forces on each particle there will be some external forces exerted by the bodies outside the system and also internal forces exerted by the particles on one another। दो पार्टिकल अगर M1 M2 तो इनके बीच में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो तो इंटरनल फोर्स है ना, या रस्सी का फोर्स है मान लीजिए तो वो तो इंटरनल फोर्स है। इवन फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स है। कुछ फोर्सेस बाहर से आएंगे और कुछ अंदर से ही आएंगे। कहता we know from Newton's third law that these internal forces occur in equal and opposite pairs and in the sum of forces their contribution is zero। कहता है जो फोर्सेस अगर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी काम कर रहे हैं तो वो कैंसिल कर ही देंगे। ये जो फोर्सेस का सम है इसमें से केवल एक्सटर्नल फोर्सेस बचेंगे, जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमेशा ही कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने शुरू से ही उनको उड़ा दिया था। ऐसा अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है तो लिख दीजिए कि RHS of this equation, RHS of the above equation includes external as well as internal forces, external as well as internal forces। Internal forces always occur in pair, and cancel। बस सिस्टम के एक पार्ट पे ऐसे ही रहता है, एक पार्ट पे ये होता है और एक पार्ट पे ये होता है। खाली इस पर तो अगर ये मान लीजिए कोई इंटरनल फोर्स है तो खाली इस पे तो है, खाली इस पे तो है, पर पूरे सिस्टम पे मिला के ये इंटरनल फोर्स कैंसिल हो ही जाता है। Internal forces always occur in pair and cancel for the system। इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो ये फोर्स इंटरनल वाला फोर्स देखा जा सकता है, पर पूरे सिस्टम के लिए तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो ही जाते हैं। और इसलिए कहता वी कैन रीराइट द अबव इक्वेशन। इसलिए कहता n सिस्टम into ACM is equal to summation of external forces। कहता इंटरनल फोर्सेस इसमें से जितने भी हैं सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने तो फर्स्ट रीराइट कर लिया और ये मैं बहुत पहले ही लिख चुका हूँ, ये पहले ही लिख चुका हूँ। इंटरनल फोर्सेस भी उसने कहा होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से सारी की सारी लाइनें कचरा है, इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स 50 बार पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट लाइनें 2 बार पढ़नी चाहिए, शायद 25:1 या 20:1 या मे बी 10:1 का रेशो रहना चाहिए।
अगर बहुत टाइम आप दे पा रहे हैं तो आप इन्हें भी 2-3 बार पढ़ लें। और असली काम तो ये है, असली जरूरत तो ये है कि बस शॉर्ट नोट्स पढ़िए, जिन्हें हम डाइल्यूटेड नोट्स कह रहे हैं वह पढ़िए, और उससे भी ज्यादा डाइल्यूटेड नोट्स का थियरी नहीं बिल्कुल भी नहीं है वह पढ़िए। फिजिक्स के लिए तो चल जाता है कि शॉर्ट नोट्स पढ़िए और न्यूमेरिकल काट डालिए। कभी कभी अगर आपके पास समय है या आपको वो स्टाइल सूट नहीं करती तो आप थियरी पहले पढ़ लीजिए 2-3 बार। फिजिक्स में परफेक्शन लाने, फिजिक्स में अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोई अभी एक्चुअली जल्दी नहीं है आपके लिए। जैसे अभी नीट का पेपर आ रहा है, जैसे अभी जेईई मेन का पेपर आ रहा है, बहुत जल्दी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस आपका तेज हो जाए और फिर आप उसको बार बार जो भी जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन्हें रिवाइज करते रहे, और कई रिवीजन के बाद फिर आप देखेंगे कि आपसे सवाल फटा बढ़िया बनना शुरू हो गए हैं। अचानक से सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बीच आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सवाल होते हुए देखते हो। बाकी तो, और जब नया चैप्टर आता है तो फॉर्मूले बदलते हैं, सॉल्यूशन के स्टेप्स तो वही रहते हैं, मैथमेटिक्स तो वही रहती है, उस मैथमेटिक्स को आपको नए फॉर्मूले में डालना है बस। तो एनीवे, ये बढ़िया हो गया। Here F external represents the sum of all the external forces acting on the particles of the system. तो खैर फाइनली वो कह रहा है, it states that center of mass of a system of particle moves। इस लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं, पढ़ तो हम चुके ही हैं, फिर से आप 2 स्टार लगा के लिख दीजिए, center of mass of a system of particles। center of mass, एनसीईआरटी की लाइन वो ऐसी की ऐसी मैं लिखवा रहा हूँ, center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system, all the mass of the system is concentrated at the center of mass। सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रखा है, and all the external forces are applied directly applied at center of mass। ये हम पहले भी लिख चुके। अपन तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा चेंज कर लेते हैं, टू डिटरमिन मोशन ऑफ, ऐसा चेंज कर लेते हैं, टू डिटरमिन मोशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ particles we should assume, अब ठीक है, we should assume अगर आपको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में सोचना है, all the mass of the system is concentrated at the form and all the external forces are applied directly at form। बस ये अब लाइन ठीक हो गई, बढ़िया कंक्लूजन हो गया, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। अगर आप किसी सिस्टम में जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 पार्टिकल्स हैं, उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में सोचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक काम ये करिए कि पूरे सिस्टम का जितना भी मास है, सारा का सारा मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए, और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो मान लीजिए कि सब सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। काम की लाइन है, शायद न्यूमेरिकल्स में काम आती हो। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है, इनका जहां भी कॉम आ रहा है, सिर्फ कॉम पे ये m1 m2 m3 या सारे सिस्टम का मास यही रख दीजिए, और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो मान लीजिए कि डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहे हैं। अब आप इन सारे पार्टिकल्स को भूल जाइए, यही मानिए कि ये है ही नहीं, सिर्फ एक मास है जिसकी वैल्यू इन टोटल मासेस के सम के बराबर है, वो सेंटर ऑफ मास पे रखा है, और जितने भी फोर्सेस हर पार्टिकल पे लग रहे हैं वो इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया जाए। यही है बस, ये ऐसे कोई बहुत काम की बात नहीं है, बहुत यूजफुल बातें नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ तक की समरी डेफिनेटली दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं
समरी आपको दे सकता हूँ और सिर्फ समरी ही काम की है। इसी पे आप देखेंगे कि आपको पुराने न्यूमेरिकल्स, पुराने पेपर्स में न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, दो ही पार्टिकल का सवाल पेपर में आएगा, ये बात पक्की। RCM हो गया, फिर VCM चाहिए तो M1 V1। हाँ, इस पे बढ़िया सवाल मिलते हैं आपको, शानदार सवाल, काफी सवाल आपको PYQ में मिल जाएंगे। ये RCM हो गया, VCM हो गया, ये ACM हो गया, ये हो गया M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। और बस इसके बाद F एक्सटर्नल मतलब इज इक्वल टू M सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। इस F एक्सटर्नल से मेरा ऑब्वियसली मतलब है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, ये पूरे सिस्टम का मास है। और आप जानते हैं समेशन ऑफ MI इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। ये सब बढ़िया हो गया। यही पूरी समरी है मेरे हिसाब से। तो 95% मार्क्स आप सिर्फ इस समरी के दम पे ला सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर भी एनसीईआरटी डाइल्यूट ना हो जाए, या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़नी चाहिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी, इससे सुंदर, इससे बढ़िया प्रिंटेड नोट और क्या हो सकते हैं। वही लिख रहा है कि नोट इज टू डिटरमिन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये बात अब दोबारा क्या लिखें, फॉर्मूले में इंटरनल फोर्सेस आ ही नहीं रहे, वो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो अब उस पैराग्राफ को हम क्या लिखें। That to obtain equation 7.11 we did not need to specify the nature of the system of particles. हमें और डिटेल नहीं चाहिए, बस पूरे सिस्टम का सिर्फ मास ही चाहिए। The system may be a collection of particles in which there may be all kinds of internal forces, or it may be a rigid body which has either pure translational motion or a combination of translational and rotational motion. Whatever is the system and the motion of its individual particles, the center of mass moves according to this system, this equation. कहता ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है या एक रिजिड बॉडी है, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें कहता है कि बस कुछ ज्यादा सोचो ही मत। तुम अगर अपने गिवन सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो और तुम्हें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की जानकारी है, तो तुम सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन जानने के लिए तुम्हें जानना और डिटेल जानना ही नहीं है कि भाई ये कई पार्टिकलों से मिलकर बना था, ये जो तुम्हारा सिस्टम है वो कैसा था और इंटरनल फोर्सेस कैसे थे। सिस्टम का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ये पैराग्राफ मैंने थोड़ा तेज पढ़ तो लिया है, पर इसमें कुछ है ही नहीं। वो यही कह रहा है कि आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या एक रिजिड बॉडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूरे सिस्टम का मास पता होना चाहिए और सारे एक्सटर्नल फोर्सेस पता होना चाहिए। ये इक्वेशन सफिशिएंट है आपके सारे जवाब देने के लिए। कहता है इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सटेंडेड बॉडीज एज सिंगल पार्टिकल्स as we have done in earlier chapters, we can now treat them as a system of particles. जो extended bodies हैं उसे मान लीजिए कई सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी है। ये भी यहाँ पे भी कोई काम की बात नहीं हो रही है क्योंकि आसपास कोई मैथमेटिक्स दिख ही नहीं रही है। We can obtain the translational component of their motion. हाँ, that is the motion of center of mass of the system. एक बात जरूर काम की है, ध्यान से सुनिए जरा। अभी खैर हम और कुछ ज्यादा पढ़े भी नहीं है और किसी टाइप के मोशन के बारे में हमें पता भी नहीं है, पर एक बात मैं 3 स्टार लगा के आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए। एक बात लिख लीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज always pure translation. सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है वो प्योर ट्रांसलेशनल होता है। ये एक थ्योरी की लाइन है, 3 स्टार वैसे मैंने दे दिए हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मानता, और फिर वही बात है कि अगर इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत कम से कम 20 बार आपके सामने ये क्वेश्चंस में अपने आप बार बार आती रहेगी ये जानकारी। भाई जब एक पॉइंट मास, तुम इसे एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हो और इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन होगा ना, तो एक्सीलरेशन से ट्रांसलेशनल मोशन पैदा होगा।
भाई रोटेशनल मोशन कैसे पैदा होता है अभी मुझे ज्यादा पता नहीं, इसलिए मैं भी और कुछ कह भी नहीं सकता। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है ना, वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है ना, तो पोजीशन तो बदलेगी। कहता है instead of treating extended bodies as single particles as we have done in earlier chapters, we can now treat them as a system of particles. अब कह रहा काम की बात, we can obtain the translational component of their motion, that is the motion of the center of mass of the system. ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि motion of center of mass of the system is only translational. कहता हम उनके मोशन का जो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है वो डिटरमिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। वही बात ही कहना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। By taking the mass of the whole system to be concentrated at the center of mass and all external forces on the system directly acting on the center of mass, बार बार वही बात कर रहा है कि जितने भी मास है आप सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए, और जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिए, तो आपको सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो एक ट्रांसलेशनल मोशन केवल करेगा। कहता दिस इज द प्रोसीजर दैट वी फॉलोड अर्लियर इन एनालाइजिंग फोर्सेस ऑन बॉडीज एंड सॉल्विंग problems without explicitly, this भी कचरा ही है, omitting and justifying the procedure. We now realize that in earlier studies we assumed without saying so that rotational motion and or internal motion of the particles were either absent or negligible. ठीक है, पहले हमने रोटेशनल मोशन की बात की नहीं, अभी भी कौन सी खास इससे कर ली, अभी भी ये रोटेशनल मोशन अगर है तो उसे इग्नोर ही कर रहा है। तो we no longer need to do this. We have not only found the justification of the procedure we followed earlier, but we have also found how to describe and separate the translational motion of a rigid body, which may be rotating as well. कहता अगर बॉडी में रोटेशन भी है तो हम उसके ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये कह तो रहा है कि हमने पढ़ा दिया और हमने समझ लिया, हमें नहीं भी समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टोटली इग्नोर इट। हाँ, मैं उल्टी आपसे काम की बात जरूर करता हूँ, ये बात जरूर करता हूँ कि if external force acting on a system of particles is zero, if external force acting on a system of particles is zero, discuss system of particles है, उसके एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसके बारे में आप जो जो बातें कर सकते हैं करिए। हाँ, ये बात एक बार फिर भी काम की है। बीच में जो एक पैराग्राफ आया था, वो पैराग्राफ जो थोड़ी थोड़ी थियरी स्टडी है वो इग्नोर करने लायक है, कम से कम शुरू में। जब चैप्टर में खूब कॉन्फिडेंस आ जाए तो उस थियरी को आप बाद में दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, एफ एक्सटर्नल का मुझे फॉर्मूला पता है, n into AC। इस n से मेरा मतलब चलिए यही है सिस्टम का। अब अगर f एक्सटर्नल 0 है, अगर ये 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो मतलब m1 a1 अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात मैं करता हूं इज इक्वल टू 0, तो m1 वेक्टर a1 इज इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर a2, ऐसा कुछ आ सकता है। आप टू ऐसा लिख लीजिए, हेडिंग दे सकते हैं टू पार्टिकल सिस्टम, और दिया गया है f एक्सटर्नल या समेशन ऑफ x एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट तो ये, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो वो ऐसा भी आएगा, ऐसा भी न्यूमेरिकल आता है उसमें। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t, एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है ना, ये 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा vcm 0। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और बल्कि ये सबसे ज्यादा काम का रिजल्ट। इसको हम अलग से ये लिखना चाहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल। इस बात पे मैं 5 स्टार देना चाहता हूं। अगर टू पार्टिकल सिस्टम है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो पहला रिजल्ट तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। कभी कभी इस टाइप की बातें पूछ सकते हैं, ज्यादा काम की नहीं है, आ तो सकता ही है। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डेल्टा v 0 है, और डेल्टा v 0 है मतलब पूरे सिस्टम की जो फाइनल
सॉरी, सेंटर ऑफ मास की जो फाइनल वेलोसिटी थी वही सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है, तभी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। ये लाइन जो है ना, ये 5 स्टार देने लायक। अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? ऐसा इसके आगे आप लिख दीजिए, हियर टू पॉसिबिलिटीज अराइज। यहां दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। हियर टू पॉसिबिलिटीज अराइज। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट पे हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट पे हो, तो फिर बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। ऐसे ही लिख दीजिए नंबर 1 डाल के, इफ सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली एट रेस्ट, if center of mass is initially at rest and F external on the system is 0, if center of mass is initially at rest and F external of the system is 0, F external of the system is 0 on the system, F external on the system is 0, then final velocity of center, then final velocity of center of mass is also 0. Then final velocity of center of mass is also 0. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस पे अलग से बार-बार लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर का अगर मैं वर्ड कहूं तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी बात पे आते हैं कि अगर इंटरनल फोर्सेस ही है केवल, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है और पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। भाई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। अगर पहले वेलोसिटी 0 थी सेंटर ऑफ मास की, अब मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तो बात ही नहीं करता, मुझे m1 से कोई मतलब नहीं है, मुझे m2 से कोई मतलब नहीं है, मेरी नजर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे होनी चाहिए। मुझे m1 नहीं दिखना चाहिए, m2 नहीं दिखना चाहिए, मुझे इनका सेंटर ऑफ मास दिखना चाहिए और यही चलते हुए दिखना चाहिए। अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तो बाद में भी वो रेस्ट पे रहेगा। इसमें नंबर 2 भी लिख दीजिए, नंबर 2 भी लिख दीजिए, इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी and F external becomes 0, and F external becomes 0, then the velocity of the center of mass will remain constant. If velocity of center of mass, if the center of mass is moving with some initial velocity, अगर center of mass किसी velocity से चल रहा है and F external becomes 0, then the center of mass will continue to move with same velocity. Then center of mass will continue to move with same velocity. The bracket में लिख दीजिए, this is less commonly encountered. ये situation हमें ज्यादा नहीं मिलती है, ये situation हमें ज्यादा नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा तो हमें यही situation मिलती है, फिर से अलग से लिख देते हैं। पहले जरा अच्छा चलिए एक मिनट कंप्लीट ही कर लूं, फिर अलग से आता हूं मैं इससे। मैंने आपको बताया ये है कि F एक्सटर्नल 0 है, इसका ये मतलब है कि ACM 0 है, इसका ये मतलब है कि डेल्टा BCM 0 है और उसका ये भी मतलब है BCM इनिशियल इज इक्वल टू BCM फाइनल। हाँ ये सब बात है, बस यही। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है हाँ तो उसमें मैं डेल्टा BCM 0 है ना, तो डेल्टा एक बार BCM की वेलोसिटी तुम्हारे पास ये थी ना, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर मैं इसको 0 कह दूं तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 इज इक्वल टू 0, तो m1 वेक्टर v1 इज इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर v2। ऐसा भी कुछ आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास की मेरे पास वेलोसिटी तो थी ही, अब उसको 0 डाल दो। अब एक बात इसमें और भी है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, then delta xcm is equal to 0, delta xcm is equal to 0। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं अलग से 5 स्टार देना चाहता हूँ। डेल्टा XCM इज 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स्ड है। अलग से फिर से लिख दीजिए। It means that position of center of mass is fixed in space. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो फिर सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो फिर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बहुत काम की बात है। ये इसकी कंडीशन क्या है, ब्रैकेट में लिख दीजिए। if external force on the system is 0, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है and initial velocity of the center of mass is 0, initial velocity of the center of mass is 0, then the center of mass will not move. Then the center of mass will not move, and it means that position of center of mass, then center of mass will not move. अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, and it means that position of center of mass is fixed in space. It means that position of center of mass is fixed in space. डेल्टा XCM का मतलब XCM का ये भी फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर डेल्टा XCM चाहे तो उसका फॉर्मूला m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। और अगर मैं इसे 0 से इक्वेट कर दूं, सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, तो m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। ये भी पेपरों में बहुत आया है। ये भी पेपरों में बहुत आया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास ये कहाँ से आया सर? डेल्टा कहाँ से ले रहे हैं अपन? अलग से मैंने कहा, मान लीजिए XCM2 माइनस XCM में कर लेता हूँ मैं, इसे अभी अलग से फिर से करा देता हूँ, वेलोसिटी से ही करा देता हूँ दोबारा। वेलोसिटी तो dx by dt होता है, मैं वेलोसिटी से आ जाता हूँ इस पे। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और पहला, इसका मतलब अभी समझ लीजिए, ऐसा लिख दीजिए, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम, if center of mass is at rest, but displacement in m1 is delta x1, then displacement in other mass will be calculated by the use of above formula. Keep center of mass at rest. अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है पहले और सेंटर ऑफ मास शायद लगातार ही रेस्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट m1 में थोड़ा सा किया जाता है, तो फिर दूसरे मास में भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए दूसरे मास में ताकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे बना रहे, वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। x को मैंने डेल्टा कैसे लिख दिया वो मैं अभी पूरा आपको दोबारा सारी समरी में लिखवा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है कि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है, m1 को हमने इतना डिस्प्लेस किया तो m2 में कितना डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए। बहुत काम की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी एंजॉइंग बात है, पूरा मैथमेटिकल डिस्कशन है ये। जब इसके क्वेश्चंस आप करोगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करो, तब इससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। और मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी मैंने करा दिया इसके दम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जरा ढंग से करो तो। मैं इसकी समरी आपको देता हूँ फिर से, उसमें ये बातें आ जाएंगी जो आपने उठाई है। अगर f एक्सटर्नल 0 है तो
पहली बात तो ये है कि ACM 0 है, ACM 0 है। दूसरी बात ये है कि डेल्टा PCM 0 बस, इफ एक्सटर्नल 0। तो इसका मतलब ये है कि M1 A1 प्लस M2 A2 0 है, एक ये एक रिजल्ट हो गया, दूसरा हो गया चलिए तीसरा हो गया। और A1 की जगह तुम B1 लिख लो, तो M1 वेक्टर B1 प्लस M2 वेक्टर B2 is 0। अब तुम क्या कर सकते हो, B1 को लिख सकते हो डेल्टा x1 बाय डेल्टा t प्लस B2 को लिख सकते हो डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये इसी से आ जाएगा M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पांचवा v को डेल्टा dx बाय dt लिखते हैं ना, और dx बाय dt को मैं डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकता हूं। ये है कहानी। वो दोनों साइड में xcm की इक्वेशन लिखता और दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देता और d की जगह डेल्टा डाल देता। खैर बस आप तो इन रिजल्ट्स को याद करने की कोशिश करिए। एक ये बहुत काम का रिजल्ट है और एक ये बहुत काम का रिजल्ट है, ये दो ज्यादा काम के हैं। सभी फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल किसी पे भी आ सकता है, पर जो ज्यादा काम के हैं वो ये है। इन्हें मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2-3 समरी मैंने शायद बनाई है, बस शॉर्ट नोट्स में समरी उतार लीजिएगा, उन्हीं को बार बार पढ़िए और सवालों पे लग जाइए। सारे तो नहीं बनेंगे आपसे PYQ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आउटडेटेड हैं, सारे PYQ अब रेलिवेंट बचे ही नहीं है। खासतौर से बायोलॉजी में तो बिल्कुल ही नहीं रेलिवेंट है। 5-6 बार NCERTs भी चेंज हो चुकी है कम से कम। सारे PYQ काम के नहीं है, पर फिर भी सिर्फ PYQ ही काम के हैं। तो अब मैं बड़ा सुंदर सा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और नॉर्मली इसी पे क्वेश्चन आते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनिशियली held at rest at some distance। एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और इनिशियली रेस्ट पर है at some distance, है ना। Now they are released, बस बड़ा प्यारा है। बस हम इतना ही कह रहे हैं डिस्कस। इसमें जो जो भी काम की बातें हैं हम अपने आप ही बताना चाहते हैं। बड़ा ही काम का डिस्कशन है, इसमें खूब सारे सवाल बन जाते हैं। इसमें पहला जवाब मैं देना चाहता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन है भाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और इनिशियली तो ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो जब दोनों ही पार्टिकल 0 पे हैं, जब दोनों ही पार्टिकल 0 रेस्ट पे हैं, तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है ना। यहाँ कहीं इनका सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा। दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। और ये भी लिख दीजिए, सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर मास दैट इज प्रोटॉन। सेंटर ऑफ मास जो हेवियर मास है प्रोटॉन, उसके करीब लाया करता है, ये मुझे पक्का पता है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो छोटी सी, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसमें हमारा कहना है कि देखिए साहब, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, लिख दीजिए एक्सटर्नल फोर्स इज 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हमने सिर्फ इन्हें रिलीज किया है, लिख दीजिए when they are released they move towards each other। when they are released they move towards each other due to internal Coulomb attraction force। when they are released they move towards each other due to internal Coulomb attraction force। इंटरनल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चल रहे हैं। केवल इंटरनल फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन चल रहे हैं, ये उनका सेंटर ऑफ मास है। केवल इंटरनल फोर्स के कारण चल रहे हैं। तो अब आप जरूर समझते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। लिख दीजिए ACM इज इक्वल टू 0।
सो डेल्टा VCM इज 0. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और वो पहले रेस्ट पे था सेंटर, लिख दीजिए देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट at its initial position. Center of mass will continue to remain at rest at its initial position, even though there is some finite displacement in each particle. Center of mass continues to remain at rest at its initial position, even though there is some finite displacement in each particle. देखो थोड़ी देर बाद मालूम है सेंटर ऑफ मास तो हमेशा यहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद मालूम है इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, प्रोटॉन यहाँ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ प्रोटॉन होगा, और थोड़ी देर बाद शायद कंडीशन ये होगी, इसका आधा मान लेते हैं, प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद माने तो कुछ ऐसा ही होगा, और थोड़ी देर बाद माने तो यह होगा, और थोड़ी देर बाद माने तो ये होगा, शायद फाइनली यहाँ पे ये मिल जाए, यहाँ पे ये मिल जाए, ऐसा। इसने डेल्टा x1 चलाना तो इसने डेल्टा x2 चला, और आप जानते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0, तो बता देगा कि जब इलेक्ट्रॉन ने इतना चला तो प्रोटॉन ने कितना चला। ये इस उस समय की सिचुएशन हमने सारे केसेस अब इसमें कवर हो जाएंगे आपके। आपको यही बोलना पड़ेगा कि फाइनली both the particles meet at their center of mass. Yes. At their center of mass. Finally, both the particles meet at their center of mass. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इस पे फिर से अलग से दे दीजिए। बड़ा प्यारा डिस्कशन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों पहले रेस्ट पे हैं, V1 भी 0 है और V2 भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 है, ये बात तो सही है, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है और इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है मतलब वेलोसिटी में चेंज 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहले वेलोसिटी 0 थी सेंटर ऑफ मास की, हमको इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको बार-बार देखना है। आपकी नजर, आपका चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, तो आप केवल इसको देखिए ना, इनको मत देखिए। सेंटर ऑफ मास हमेशा आपका रेस्ट पे ही बना रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रोटॉन भारी पार्टिकल है, इसमें कम डिस्प्लेसमेंट होगा। इनमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस फॉर्मूले से गवर्न होंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स्ड है। और फाइनली बोथ द पार्टिकल्स मीट एट देयर सेंटर ऑफ मास। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे, इस सब सवालों में अल्टीमेटली वो ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ने मिलने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, काम की बात है। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन से मिलने के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। ऐसा लिख दीजिए, फिर से 5 स्टार दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, फाइनल फैसला, फाइनल कंक्लूजन। The distance traveled by each particle, काम की बात है, distance traveled by each particle before both meet at center of mass is equal to its initial distance from center of mass. Its initial distance from center of mass. अगर इस डिस्टेंस को मैं r1 कहता हूँ तो इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो r1 है, और वो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू टोटल r, जहाँ ये टोटल r था। m1 की सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है r1, वो है पड़ोसी का मास upon total mass into total distance. Distance traveled by each particle before they both meet, of course, कहाँ मिलेंगे? Center of mass पे मिलेंगे। जो हल्का है उसे ज्यादा आना पड़ेगा, जो भारी है उसे कम चलना पड़ेगा।
और इलेक्ट्रॉन ने जो टोटल दूरी तय की है वो इलेक्ट्रॉन और सेंटर ऑफ मास के बीच की इनिशियल दूरी के बराबर है। R1 का फॉर्मूला है पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। बस सारी बातें समाप्त हुई। एक बहुत छोटी सी हमारी आखिरी बात, एक पैराग्राफ और बचा है, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इसी बात पर बेस्ड है, क्वेश्चन के रूप में लिखवा देता हूं मैं आपको। पहले चलिए पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन के रूप में लिखवा दूंगा। फिगर 7.12 के नीचे देखिए क्या लिखा है। कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ व्हिच इट वुड हैव फॉलोड इफ देयर वर नो एक्सप्लोजन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अ बॉम्ब इज फायर्ड, a bomb is fired as an oblique projectile. A bomb is fired as an oblique projectile. Somewhere in its path, a bomb is fired as an oblique projectile. Somewhere in its path, it explodes. It explodes into two pieces. Somewhere in its path, it explodes into two pieces. Discuss the motion of center of mass of these two fragments. Discuss the motion of center of mass of these two fragments. Discuss the motion of center of mass of these two fragments. बड़ा प्यारा डिस्कशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन ये था कि अ बॉम्ब हैज बीन प्रोजेक्टेड एज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। शेल से ऐसे जा रहा है, बंदूक से, तोप से गोला छोड़ा है और रास्ते में कहीं वो फट जाता है, तो इन दोनों फ्रैगमेंट्स के जो दो पार्ट्स में टूटा है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ जाएगा। हमारा कहना है कि सॉल्यूशन में लिख दीजिए, द एक्सप्लोजन अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। जो भी केमिकल रिएक्शन हो गया होगा, कुछ इंटरनल फोर्सेस हो गए। बॉम्ब के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं काम किया जिसकी वजह से वो फटा है। उस पर जो इनिशियल फोर्स था ग्रेविटी का, वही अभी भी है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, इनिशियली आल्सो force of gravity acts on the system. Initially the force of gravity acts on the system, and finally also force of gravity continues to act on the system. External force है gravity का, पर वो पहले भी था, नया कोई force नहीं आया है। तो पहले मतलब लिख दीजिए, therefore motion of center of mass will be unaffected. Motion of center of mass will be unaffected, क्योंकि कोई नया एक्सटर्नल फोर्स आया ही नहीं है। जो पुराने एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोशन था वही अभी भी होगा। मेरी नजर फ्रैगमेंट्स पे ना हो, मेरी नजर केवल सेंटर ऑफ मास पे हो, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा। लिख दीजिए, फाइनल फैसला लिख दीजिए, बड़ा ही काम का है। हालांकि आसान थ्योरी का ही क्वेश्चन इसमें आता है ज्यादातर, ऐसा लिख दीजिए। यही पूरी की पूरी लाइन लिखवा रहा हूं जो फिगर 7.12 के नीचे लिखी है। लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स कंटिन्यू, सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स कंटिन्यू along the same parabolic path, along the same parabolic path which it would have followed if there were no explosion, which it would have followed if there were no explosion. यहाँ कहीं एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ कहीं एक्सप्लोजन हो गया और एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ गिर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ गिर रहा है, M1 यहाँ गिर रहा है और M2 यहाँ गिर रहा है, तो भी इनका इन दोनों का जो M1 M2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो यही है। जब M1 यहाँ होगा और M2 यहाँ होगा तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। जब M1 यहाँ होगा और M2 यहाँ होगा तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। जब M1 यहाँ होगा और M2 यहाँ होगा तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। इनका सेंटर ऑफ मास का पाथ हमेशा अनचेंज्ड रहेगा और आपको पूरा M1 M2 के फ्रैग पाथ को देखना ही नहीं है। आपको M1 M2 के पाथ को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पाथ को देखना है और वो अनचेंज्ड है क्योंकि कोई नया फोर्स आया ही नहीं है ना। अगर ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है तो मैं ये जानता हूं कि m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। ये न्यूमेरिकल में कभी-कभी काम अप्लाई तो किया जा सकता है।
आपको ये समझना है, ये डिस्टेंस अगर वो दे देगा कि पहला m1 कहाँ गिरा, ये डिस्टेंस वो दे देगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना रहेगा। अगर ये m1 और m2 का ये सेंटर ऑफ मास है, अगर m1 और m2 का ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अपन तो जानते हैं समेशन ऑफ mr0 होता है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में समेशन ऑफ mr0 होता है। तो ये लाइन है तो बड़ी यूजफुल है, ये वाली लाइन 5 स्टार देने लायक। इस पे एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा, तो आपको कहना है वहीं गिरेगा जहाँ पहले गिरता, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जहाँ गिरता, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जहाँ गिरता वहीं सेंटर ऑफ मास भी गिरेगा। पर अगर वो न्यूमेरिकल देते तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में समेशन ऑफ mr0 होता है। राइट, ये लाइन एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कहता है फिगर 7.12 is a good illustration of that much. A projectile following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air. Midway मतलब नहीं है कहीं भी, somewhere in air, not necessarily midway, कहीं भी अगर वो हवा में फट जाता है तो क्या होगा। अब कहता है forces leading to the explosion are internal forces. ये बॉम्ब जिस वजह से फटा है वो इंटरनल फोर्सेस है, they contribute nothing to the motion of center of mass. ये लाइन अलग से फिर से लिख दीजिए, एक लाइन फिर से लिख दीजिए, internal forces contribute nothing. Internal forces contribute nothing to the motion of center of mass. Internal forces contribute nothing to the motion of center of mass. ठीक है, एक स्टार दे दीजिए इस लाइन पे। आगे कहता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स, namely the force of gravity acting on the body, is the same before and after the explosion. पहले जो कंडीशन थी वही बाद में भी एक्सटर्नल फोर्स है तो, पर वो तो पहले भी था ना, वो पहले भी था, कोई नया एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है। कहता है the force of gravity acting on the body is the same before and after the explosion. The center of mass under the influence of the external force continues therefore along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion. आपको थियरी में ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के बावजूद भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ को वो तब फॉलो करता अगर एक्सप्लोजन नहीं होता। तो अगर ये बॉम्ब नहीं फटता तो पूरा मास यहाँ गिरता, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं गिरता। अब अगर एक फ्रैगमेंट यहाँ गिरा है और एक फ्रैगमेंट यहाँ गिरा है तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं गिरा है जहाँ पहले गिरता। सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया है। ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में बन सकता है, यूजुअली बनते नहीं है क्योंकि हमने बताया आपको कि सुपरफिशियल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन फिलहाल आ रहा है। ये थोड़ी डीप नॉलेज हो गई शायद, देखे तो नहीं है अपन ने, तो वेल दैट इज ऑल अबाउट इट। इस तरह से ये सेंटर ऑफ मास वाला डिस्कशन समाप्त होता है गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।